तो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस वीडियो का 5वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 4 पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 4 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, सूर्य तप का वितरण, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, हीट बजट यानी कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस यानी कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से सूर्य से मिलने वाली रेडिएशन से हमारी पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसी के अंदर हमने जाना था किस तरह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से पृथ्वी अपने आप को अंदर से गर्म करती है। अंदर से गर्म करने का मेरा तात्पर्य है कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल अंदर से यानी कि नीचे से गर्म होना शुरू होता है। अगर आप नहीं जानते कि पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है क्या, तो इसकी पिछली वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए फिर जानते हैं कि आज की वीडियो में कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। देखिए, जिस तरह से आपने जाना कि हीट बैलेंस पृथ्वी का कैसा होता है, लेकिन पृथ्वी की दशा में अगर हम बात करें कि पृथ्वी को क्या एक समान ऊर्जा मिलती है, तो देखिए पृथ्वी को एक समान ऊर्जा नहीं मिलती। इसमें कहीं पर ऊर्जा कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर एनर्जी कम मिलती है। इसके बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको वो बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे पृथ्वी पर कहीं पर ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो कहीं पर आपको कम ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले समझिए कि ये जो अक्षांश शब्द है यानी कि लैटिट्यूडनल होता क्या है। देखिए, जो इस तरह की ये जो लाइन है, ये जो सीधी लेटी हुई लाइन है, इसी को हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं यानी कि लैटिट्यूडनल हम इसको बोलते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि अक्षांशों के बेस पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है जी। जो इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री, ये बेल्ट होती है। ठीक है जी। तो देखिए, जो सन की जो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा किस क्षेत्र पे प्राप्त होती है, किस जगह पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो है हमारा इक्वेटर एरिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका पहला कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य 12 घंटे पूरे साल भर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या पड़ता है, हीट यहाँ पर ज्यादा मिलती है। दूसरा कारण है कि जो सूर्य की जो यहाँ पर जो लोकेशन होती है, जो स्थिति होती है, वो होती है 90 डिग्री पर। यानी कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में जो सूर्य की जो किरणें होती है, ठीक है जी, वो होती है 90 डिग्री पर, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए जो इक्वेटर के जो आसपास के जो एरिया होंगे, वहाँ पर भी टेम्परेचर अच्छा खासी मात्रा में इन क्षेत्रों को मिलेगा। देखिए, 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर ठीक ठाक मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो वो है इक्वेटर। ठीक है जी। 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है। लेकिन टेम्परेचर 35 डिग्री तक भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर टेम्परेचर पड़ जाता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ की बात कर रहा हूँ तो नॉर्थ के साथ साथ सिमिलर सिचुएशन आपको साउथ में भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से 35 डिग्री तक ज़्यादा पड़ रहा है नॉर्थ में, तो यही टेम्परेचर 5 डिग्री से 35 डिग्री तक साउथ में भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाता है। यानी कि अगर आप इक्वेटर पे हो गए तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको हो सकता है आपको 45 या 50 डिग्री के आसपास मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर में भी कमी आती रहेगी। अब देखिए, जैसे कि अगर हम इस वाले एरिया को कहें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है जी। और इस वाली एरिया को हम बोलते हैं साउथ पोल। अब देखिए, नॉर्थ पोल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर -35 -40 तक जाता है।
अगर इसके सबसे ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर की बात कहें तो -75 तक भी रिकॉर्ड पहुंच रखा है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर नॉर्थ पोल पे इतनी ज़्यादा ठंड है तो उस हिसाब से यहाँ पर ठंड ही होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो हमेशा यहाँ पर जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे अगर गर्मी बढ़े तो यहाँ पर हमेशा गर्मी ही बढ़ती रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो अगर यहाँ पर गर्मी ही बढ़ती रहेगी और यहाँ पर ठंड ही बढ़ती रहेगी तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर लाइफ नहीं बचेगी। ठीक है जी। अगर किसी क्षेत्रफल में, किसी एरिया में अगर वहां पर गर्मी ही पड़ती रहेगी तो फिर वहां पे लाइफ नहीं बचेगी, क्योंकि वो जगह हो सकता है वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए या फिर हो सकता है कि वहां पर जीवन बचे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए, अब इस सिचुएशन को हमारी पृथ्वी किस तरह से हैंडल करती है। अब देखिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए आप थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल को जानिए। देखिए, जहां पर गर्मी होती है तो वहां पर ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वहां की जो हवाएं होंगी, हवाएं कैसी होंगी, हल्की होंगी। क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है वो कैसे होती है, हल्की होती है। और हल्की हवा, जहां पर हल्की हवा होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा लो प्रेशर। ठीक है जी। और जहां पर ठंडी जगह है, जैसे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोलर एरिया की। पोलर एरिया में जो ठंडी हवाएं होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है और भारी होती है, जिसकी वजह से वहां पर किस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है हाई प्रेशर। ठीक है जी। तो शॉर्ट में कहें, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर पड़ा तो वहां पर होगा लो प्रेशर, और जहां पर काफी कम टेम्परेचर होगा, माइनस में होगा, तो वहां पर होगा हाई प्रेशर। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पर समझे कि पृथ्वी अपने आप को क्यों बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होने देती और अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देती। अब देखिए, यहाँ पर किस तरह का प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लो प्रेशर। ठीक है जी। और देखिए, यहाँ पर किस तरह का प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पर हवाएं क्या करती है, हवाएं हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है। ठीक है। तो पृथ्वी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देती। यहाँ पर जो हवाएं हैं, हवाएं कहाँ से आती है, ये चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता कि मतलब कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जीवन ही ना बचे। जैसे कि पोलर एरिया में, जैसे कि आपने भालू देखे होंगे जो वाइट बेयर्स होते हैं, है ना, और भी वहाँ पर काफ़ी तरह के जीव होते हैं। और जैसे गर्मियों में यहाँ पर भी काफ़ी तरह के आपको इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा, काफ़ी तरह की आपको वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी, वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे जानवरों में। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरह का जीवन नहीं होगा। तो पृथ्वी अपने आप को कुछ इस तरीके से ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है। तो एक तो ये जो बैलेंस जो बना होता है, एक बैलेंस तो हवाओं की वजह से बना होता है। ठीक है। और जो दूसरा जो बैलेंस बना होता है वो होता है जल धाराओं का। देखिए, जल धाराएं, जो हमारा जो पानी होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है गर्म, ठीक है जी, और एक होता है ठंडा। ठीक है। तो ये जो गर्म जो जलधाराएं हैं, जब ठंडी जलधाराओं से जब मिलती है तब उसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है। अगर ठंडा, ये जो ठंडा पानी है, इस ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो गर्म पानी का जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पृथ्वी हमारा जो बैलेंस करती है वो हवाओं से और जल धाराओं से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है जी। तो फिर इस तरह से अक्षांश से ऊष्मा संतुलन यहाँ पर बना रहता है। आज की वीडियो होती है हमारी यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो होगी तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो पूरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।